बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड और एज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ से कि हमारी इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत हुई है, जहाँ से इंग्लिश लिटरेचर शुरू हुआ है। और इसकी ये फर्स्ट एज है एंग्लो सैक्सन पीरियड और ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। इसके दो नाम हैं, एंग्लो सैक्सन पीरियड भी इसको कहा जाता है और ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है इसको। और ये स्टार्ट हुई थी 450 एडी से लेकर 1050 एडी तक। एडी मीन्स के एनो डोमिनी। तो शुरू करते हैं इस एज को कि किस तरह से इस एज में लिटरेचर प्रोवाइड किया गया और इसका नाम, इस एज का बेसिकली नाम एंग्लो सैक्सन पीरियड या फिर ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर क्यों रखा गया। शुरू करते हैं वीडियो को। इसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो है रोमन्स इन्वेडेड इन ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में रोमन्स जो है उन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। किस तरह से इन लोगों ने ये इन्वेड हुए, 43 एडी से लेकर ये 410 एडी तक वहाँ पर ही रहे। मोस्ट डोमिनेंट मिलिट्री फोर्स थी रोमन्स और लैटिन लैंग्वेज, इनकी लैंग्वेज जो थी वो लैटिन था। अब जो केल्ट्स थे ये ब्रिटेन में रहते थे। अब इंग्लैंड का पुराना नाम ब्रिटेन था और वहाँ पर जो लोग रहते थे वो केल्ट्स थे। एंड रोमन्स लिव टूगेदर, रोमन्स भी यहाँ पर इनके साथ रहते थे। रोमन्स इनकी हेल्प करने के लिए, तो हम आगे पढ़ेंगे कि किस लिए आए थे। हरोनियस किंग जो है वो है इसके जो दौरे हुकूमत है उसका 398 से लेकर 420 एडी तक है। इसने बनाई थी, हरोनियस किंग ने रोमन वॉल बनाई थी, उसका नाम है हैड्रियन वॉल इन 122 एडी। किस लिए बनाई थी इसने? पिक्ट्स अटैक इन ब्रिटेन, क्योंकि पिक्ट्स जो है वो अटैक कर रहे थे ब्रिटेन में। तो हरोनियस किंग ने हैड्रियन वॉल बनाई थी ताकि जो ब्रिटेन के लोग हैं उनको बचाया जा सके। और इसी पिक्ट्स के अटैक की वजह से ब्रिटेन में जो कैल्ट्स रहते थे, इन लोगों ने रोमन्स को इनवाइट किया था कि वो आएँ और उनकी आकर हेल्प करें, पिक्ट्स से इन लोगों को बचाएं। लेकिन हुआ क्या था कि 43 एडी से लेकर 410 एडी तक ये लोग यहाँ पर रहे। इन लोगों ने उनकी हेल्प की, बचाया, कैल्ट्स को बचाया। लेकिन अब 410 एडी में रोमन जहाँ से आए थे, यानी कि रोम से आए थे, वहाँ पर विसिगोथ्स ने अटैक कर दिया। अब इन लोगों को अपना फोर्स वगैरह लेकर अपनी कंट्री में जाना पड़ा और अपनी कंट्री को सेव करना पड़ा, इसलिए ये लोग यहाँ से चले गए। द आयरिश आर कैल्टिक पीपल। अब जो आयरिश पीपल्स हैं वो हैं कैल्टिक पीपल, उनको कहा गया है। हु हैव ऑलवेज लिव्ड इन आयरलैंड, जो कि हमेशा आयरलैंड में रहते थे। ड्यूरिंग द डार्क एजेस स्कॉटलैंड वॉज नॉट कॉल्ड स्कॉटलैंड। अब जो स्कॉटलैंड है उसका नाम पहले स्कॉटलैंड नहीं था। क्या नाम था उसका? उसका नाम था, इट वॉज कॉल्ड पिक्टलैंड आफ्टर द पिक्ट्स हु लिव्ड देयर। यहाँ पर पिक्ट्स रहते थे, इसलिए इस जगह का नाम पिक्टलैंड रखा गया था। Originally, the Scots lived in Ireland. However, some of them came to live in Pictland. अब जो स्कॉट्स थे वो रहते थे आयरलैंड में, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पिक्टलैंड में आते रहे। During the Dark Ages, other Irish tribes came to live in Wales during the Dark Ages and they spoke a language called Gaelic. अब जो आयरिश ट्राइब्स थे जो कि वेल्स में रहते थे, उनकी लैंग्वेज थी गायलिक and they used a type of writing called Ogham for names, tags and gravestones. ठीक है, अब जो पिक्टलैंड है was eventually taken over by the Scots and was renamed Scotland after them. अब जो पिक्टलैंड है, जब स्कॉट्स ने इस पर कब्ज़ा कर लिया तो इसका नाम भी चेंज हो गया और इसको स्कॉटलैंड कहा गया। इट मीन्स लैंड ऑफ द स्कॉट्स। मॉडर्न डे स्कॉट्स आर देयर डिसेंडेंट्स बट दे मोस्टली स्पीक इंग्लिश। अब जो स्कॉटलैंड पे पीपल रहते हैं स्कॉट्स, वो इंग्लिश स्पीक करते हैं। ओनली पीपल इन द आउटर हेब्राइड्स स्पीक स्कॉटिश गायलिक टुडे। द आयरिश आल्सो स्पीक गायलिक। जो आयरिश पीपल हैं वो भी गायलिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। द रोमन्स कॉल्ड द ट्राइब्स नॉर्थ ऑफ हैड्रियंस वॉल द पिक्ट। अब जो रोमन्स हैं, रोमन ट्राइब जो कि नॉर्थ ऑफ हाइड्रियन वॉल के नॉर्थ में जो रोमन्स रहते हैं वो पिक्टी कहलाते हैं। जैसे कि हाइड्रियन वॉल मैंने आपको बताया है किसने बनाई थी, हॉरोनियस किंग ने। किस लिए? कि पिक्ट्स के अटैक को रोकने के लिए, उनसे बचने के लिए। विच मीन्स पेंटेड वंस इन लैटिन। द पिक्ट्स एंड स्कॉट्स
लिव नॉर्थ ऑफ हेड्रियन वॉल। अब जो पिक्स हैं और स्कॉट्स हैं वो नॉर्थ साइड पे रहते हैं, हेड्रियन वॉल के नॉर्थ साइड पे रहते हैं, वाइल द एंग्लो सैक्सन्स वर इन्वेडिंग फ्रॉम द सी, द पिक्स अटैक फ्रॉम द नॉर्थ। जो एंग्लो सैक्सन्स हैं उनका हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं वापस। अब जो रोमन्स हैं वो तो उनकी कंट्री में विसिगोस ने अटैक कर दिया तो वो वहाँ पर चले जाते हैं, कैट्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो जो है अब कैट्स वो इनवाइट करते हैं फिर एंग्लो सैक्सन्स को, इनको कि आकर हमें हमारी हेल्प करें, हमें पिग्स के अटैक से बचाएं, ठीक है। अ हिस्ट्री बुक कॉल्ड द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल टेल्स ऑफ अ किंग कॉल्ड वर्टिगन who asked for help against the Picts. He invited two Jews called Hengist and Horsa to Britain in AD 449, मतलब 449 AD में जो वर्टिकरन है वो इनवाइट करता है दो जूट्स को जो कि है हैंगिस एंड हॉर्सा, एंड ही पेड देम, उसको पेड भी करता है, एंड देयर मेन टू फाइट द पिग्स, बट इंस्टेड दे टर्न टू वर्टिकरन and sees his kingdom. No one knows if this is a true story, but it shows that the pigs were causing trouble and that some of the Jews or Anglo-Saxons newcomers were invited to Britain. तो ये थी इनकी स्टोरी। In 410 AD, the Roman Emperor Hieronymus sent a goodbye letter to the people of Gads. अब जो इनका किंग है हारोनियस, इसने एक लेटर सेंड किया है किसको, ब्रिटेन के मतलब के जो लोग रहते हैं उनको, कैट्स। ही रोट, वो लिखता है, फाइट ब्रेवली एंड डिफेंड योर लाइव्स, यू आर ऑन योर ऑन नाउ। ये इसने लेटर में लिखा था इन लोगों को कि आप लोग खुद अपनी हेल्प करें। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब रोमन्स जो हैं वो जब जितना टाइम रहे ब्रिटेन में रहे, यानी कि 43 AD से लेकर 410 AD तक जितना टाइम रहे, उन लोगों ने क्या क्या इस्टेब्लिशमेंट की थी, तो देखते हैं। रोमन्स गिव देम न्यू टाउन्स। अब रोमन्स ने कैट्स को न्यू टाउन्स बनाकर दिए, प्लांट्स, एनिमल्स, रिलीजन दिया इनको, वे ऑफ रीडिंग एंड काउंटिंग। यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था रीडिंग का, एजुकेशन का, काउंटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन रोमन्स ने कैट्स को ये कॉन्सेप्ट दिया। नो प्रॉपर रोड्स इन ब्रिटेन बिफोर रोमन्स अराइवल। अब रोमन्स के आने से पहले कोई भी वहाँ पर रोड्स नहीं थे बनाए गए, प्रॉपर कुछ भी नहीं था। इन लोगों ने आकर ये सारी इस्टेब्लिशमेंट की। रोमन बिल्ट न्यू रोड्स ऑल अक्रॉस द लैंडस्केप ओवर 10,000 माइल्स। अब नेक्स्ट आ जाता है क्रिश्चियनिटी। कौन सा रिलीजन इन लोगों ने दिया, क्रिश्चियनिटी। अराइव्ड इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द सेकंड सेंचुरी, बाय द बिगिनिंग ऑफ द 4th century मोर एंड मोर पीपल वर फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी। अब यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो हैं वो पीपल क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने लगे। इन 1313 AD द एम्पायर कॉन्स्टेंटाइन। अब यहाँ पर जो एम्पायर था उसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। उसके बाद क्रिश्चियंस वर फ्री टू वर्शिप इन पीस। अब इसके टाइम में जो क्रिश्चियंस थे वो फ्री थे कि वो अपनी इबादत अच्छे से कर सकें। 1391 AD में क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल रोमन रिलीजन जो था वो क्रिश्चियनिटी हो गया था इन 1391 में। अब लैंग्वेज देख लेते हैं कौन सी थी। रोमन्स रोट डाउन देयर हिस्ट्री, लिटरेचर एंड देयर लॉज, देयर लैंग्वेज वाज यूज्ड लैटिन। अब मैंने पहले भी आपको बताया कि इनकी लैंग्वेज जो थी वो लैटिन थी, और इसी में वो अपनी हिस्ट्री, लिटरेचर और लॉज को लिखते थे। बट पीपल लिविंग इन कंट्री साइड, लेकिन जो कंट्री साइड पर लोग रहते थे, स्टक टू देयर ऑन कैल्टिक लैंग्वेज, वो अभी तक कैल्टिक लैंग्वेज ही बोलते थे। अभी तक उन लोगों ने लैटिन को एक्सेप्ट नहीं था किया, या ये कह लें कि अभी तक लैटिन उन तक पहुंची नहीं थी, या उन्होंने इसको सीखा नहीं था। रोमन टाउन्स। रोमन्स इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज़। मैंने पहले बताया कि यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ब्रिटेन में रोमन्स के आने से पहले, तो इन लोगों ने आकर यहाँ पर जो टाउन्स का और सिटीज़ का कॉन्सेप्ट दिया। लंदन वाज अ रोमन सिटी टू, दे कॉल्ड इट लॉन्डिनियम। व्हेन रोमन्स वर इन्वेडेड, दे बिल्ट अ फोर्ट बिसाइड द रिवर थेम्स।
अब रिवर टेम्स के किनारे पर इन लोगों ने एक फोर्ट भी बनाया। एंग्लो सैक्सन इन्वेडेड इन ब्रिटेन। अब जो एंग्लो सैक्सन्स है, एंग्लो सैक्सन जो इसका के नाम है, हमारी एज का जो नाम है, पीरियड का नेम है एंग्लो सैक्सन। अब ये कैसे आए ब्रिटेन में, ये देखते हैं। इनका टाइम पीरियड शुरू होता है 450 से लेकर 1066 AD तक। रूल्ड ऑलमोस्ट 6 सेंचुरीज, तकरीबन इन लोगों ने 6 सेंचुरी तक रूल किया। एंगल्स, अब ये 3 ट्राइब्स थे, एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स। ये तीनों ट्राइब्स जो हैं वो आए थे ब्रिटेन में। ठीक है, कैसे आए थे ये भी देखते हैं। तो ये एंगल्स जो हैं वो जर्मनी से आए थे, सैक्सन्स सैक्सनी नाम की जगह से आए थे, और जो जूट्स हैं वो डेनमार्क से आए थे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जूट्स जो थे वो लेस इन नंबर्स थे। अब जब ये लोग रहने लगे यहाँ पर आकर ब्रिटेन में, तो इनकी वजह से एंगल्स प्लस लैंड इज इक्वल टू इंग्लैंड, ब्रिटेन को इंग्लैंड कहा जाने लगा। केल्ट्स क्या है? केल्ट्स ये लोग कौन है? अ ग्रुप ऑफ इंडो यूरोपियन पीपल 600 BC टू 50 AD। अब जो केल्ट्स हैं ये लोग डिवाइड हो गए 2 ट्राइब्स में, एक तो ब्राइटन्स हैं और एक है गाइल्स। ये लोग जो ब्राइटन्स हैं ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में चले गए, जबकि जो गाइल्स हैं ये आयरलैंड में रहने लगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम एंग्लो सैक्सन्स। एंग्लो सैक्सन्स केम फ्रॉम नॉर्थ जर्मनी। ये आए थे नॉर्थ जर्मनी से, नॉर्थन जर्मनी से आए थे। सेल्ड अक्रॉस द नॉर्थ सी और नॉर्थ सी इन देयर वुडन शिप्स। ये अपने जो वुडन शिप्स हैं उनमें सेल करते थे इन जो नॉर्थ सी था वहाँ उसके क्रॉस। ब्रेव एंड पावरफुल, ये ब्रेव भी थे और पावरफुल भी थे, इसीलिए कैट्स ने इन लोगों को इनवाइट किया था ताकि ये लोग इनको आकर बचाएं। इनकी लैंग्वेज जो है वो जर्मैनिक लैंग्वेज, जो कि ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज बाद में कहलाई। जूट्स, अब जूट्स जो है वो जब यहाँ पर आए उसके बाद वो इंग्लैंड में सेटल्ड हो गए इन कैंट। दे रेफर टू देमसेल्व्स एज कैंटिंग्स। एंगल्स आए और वो सेटल हो गए इन ईस्ट एंग्लिया। जो सैक्सन्स हैं वो सेटल हुए इन एरियाज ऑफ एसेक्स, ईस्ट सेक्शंस, सुसेक्स, साउथ सेक्शंस और मिडल सेक्स एंड वेसेक्स। ये जो 3 कबाइल थे इन लोगों ने इंग्लैंड को 7 चीज़ों में, 7 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, 7 स्टेट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि जिस तरह से ये लोग रहने लग गए और इसी तरह से इन लोगों ने उस जगह का नाम रख दिया। जैसे कि यहाँ पर मिडल सेक्स एंड वेसेक्स, और इम्पॉर्टेंट वन जो है वो है वेसेक्स। नेक्स्ट चलते हैं और इंग्लिश लिटरेचर की तरफ के। इस एज का लिटरेचर कैसा था? ओल्ड इंग्लिश या फिर एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। इनका लिटरेचर जो था वो ओरल शेप में था, उसमें एलिट्रेशन यूज़ की जाती थी और मेटाफर्स यूज़ किए जाते थे। एपिक पोइट्री थी, हैगियोग्राफी थी, बाइबल ट्रांसलेशन, इसमें बाइबल ट्रांसलेशन भी की गई थी। क्रॉनिकल्स एंड रिडल्स शामिल थी इसमें। अबाउट 400 मैन्युस्क्रिप्ट्स वर सर्वाइव्ड and 189 of them considered as major manuscripts. Little bit difficult language because of metaphors and alliteration. अब alliteration और metaphors की वजह से इनकी लैंग्वेज जो है वो little bit difficult मानी जाती थी। इनके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। इस एज के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से हैं? इसमें आ जाता है पहले बियोवुल्फ। अब ये जो बियोवुल्फ पोइम है ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर ली है। अगर आप लोगों ने इस पोइम को डिटेल से पढ़ना है तो मेरे चैनल पर इसकी वीडियो मौजूद है। ये है एलिट्रेटिव वर्ड्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है इस एज का, एंग्लो सैक्सन पीरियड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क बियोवुल्फ है। इसकी के लाइंस हैं 3182। नेक्स्ट वर्क है इसका विटसिट, ये है ट्रैवल सॉन्ग और 143 लाइंस हैं इसकी। नेक्स्ट आ जाता है ड्योर, ये लेमेंट सॉन्ग है और 42 लाइंस हैं इस सॉन्ग की। हम लोग जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, एंग्लो सैक्सन एज के इम्पॉर्टेंट वर्क्स को डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर। जो 4th वर्क है द बैटल ऑफ मेल्डन, इनकम्प्लीट वर्क है ये। उसके बाद आता है द वेंडरर, अ बार्ड स्टोरी, द सी फॉरर, ये सेलर्स की लाइफ की स्टोरी है और इसको विजडम पोइम भी कहा जाता है। द ड्रीम ऑफ द रूड, ये रिलीजियस पोइम है। और एक और रिलीजियस पोइम है यहाँ पर क्राइस्ट एंड सैटन, द वाइफ्स लैमेंट, द हस्बैंड मैसेज, द रोन, ये तीनों पोइम जो है ये विजडम पोइम्स हैं
और एक और पोइम है द सी फॉरेस्ट, ये भी विजडम पोइम है। और 2 रिलीजियस पोइम्स हैं द ड्रीम ऑफ द रोड और क्राइस्ट एंड सैटन। एंग्लो सैक्सन एज के मेजर मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात की जाए तो ये 4 हैं, टोटल 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जो कि मेजर माने जाते हैं इस एज के। इनमें से फर्स्ट है एक्सटर बुक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है। 94 रीडर्स हैं इसमें, फर्स्ट 1, 2 और 3 इन पर पॉइंट्स लिखी गई हैं इन टॉपिक्स पर जो कि एक्सटर बुक के मैन्युस्क्रिप्ट में शामिल हैं। नेक्स्ट आ जाता है जो सेकंड नंबर पे इसका मैन्युस्क्रिप्ट है वो है जूनस मैन्युस्क्रिप्ट। इसमें कार्डमन मैन्युस्क्रिप्ट और रिलीजियस, जो कार्डमन पोइट है इस एज का उसका मैन्युस्क्रिप्ट इसमें शामिल है और रिलीजियस चीज़ें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट है थर्ड जो मैन्युस्क्रिप्ट वो है वर्सली बुक, यानी कि इसमें प्रोज और पोइट्री शामिल है। और एक और जो लास्ट वाला मैन्युस्क्रिप्ट जो कि सेव रहा है और मेजर वन है यह है नोबल कोडेक्स, इसमें ब्योवर्फ का मैन्युस्क्रिप्ट पाया जाता है। तो ये हैं 4 मेजर मैन्युस्क्रिप्ट्स। पोएटिक मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं क्योंकि इस एज में पोइट्री पर काम किया गया था। सेक्शन एज में अगर मेजर राइटर्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास आते हैं 5 मेजर राइटर्स। फर्स्ट पे है बेट, उसके बाद है कार्डमन जो कि रिलीजियस पोइट भी है और फादर ऑफ इंग्लिश सॉन्ग्स भी है, यह है इलिटरेट पर्सन। उसके बाद आता है सैनवुल्फ, ये रिलीजियस पोइट है। उसके बाद ये 9th सेंचुरी और इसके जो थीम है इसकी पोइट्री के वो लाइफ, डेथ और बर्थ, इसके बारे में ये लिखता है। उसके बाद आता है एल्फ्रेड द ग्रेट, और एल्फ्री ये प्रोज राइटर है और क्लर्की मैन भी है। इसका मतलब है कि इसी जो एंग्लो सैक्सन एज है उसी से प्रोज की भी शुरुआत हुई, प्रोज भी लिखा गया इस पीरियड में। 2 पोएटिक ट्रेडिशंस यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, हीरोइक और एलिजिक। बेट जो है वो एक प्रोज राइटर है और 8th सेंचुरी में था ये। बेट वाज अ इंग्लिश मॉन्क, स्कॉलर एंड हिस्टोरियन हु लिव्ड इन द किंगडम ऑफ नॉर्थम्प्शियर। He is at times referred to as the Venerable Bede or the Bede the Venerable, first scholar, और ये फर्स्ट स्कॉलर भी है, ठीक हो गया। His famous work The Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, इसका मतलब है कि Ecclesiastical History of the English People। ये लैटिन में इसने वर्क लिखा था जो कि इसका नाम भी लैटिन में है और इंग्लिश में अगर हम लोग इसको देखें तो एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल अकॉर्डिंग टू एंग्लो सैक्सन। ये जो इसने बुक लिखी है ये एंग्लो सैक्सन के बारे में लिखी गई है, बेट ने लिखी है। हैज़ बीन अ वाइटल सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ अर्ली इंग्लिश हिस्ट्री। नेक्स्ट आ जाता है एडी। एडी किसको कहते हैं? केम इनटू जनरल यूज बेट, फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। जो बेट है उसको फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री कहा जाता है लैटिन की, क्योंकि इसने लैटिन में एक बुक लिखी है जिसमें कि इसने बताया है अकॉर्डिंग टू एंग्लो सैक्सन। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसने इंग्लिश हिस्ट्री का बताया है अपनी बुक में, इसलिए इसको लैटिन की इंग्लिश हिस्ट्री मतलब फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री कहा जाता है लैटिन में। कैडमन जो है नेक्स्ट राइटर है मिल्टन ऑफ एंग्लो सैक्सन, इसको कहा जाता है कैडमन ओनली नोन एज सर्वाइविंग वर्क। इसका जो सिर्फ और सिर्फ एक सर्वाइविंग वर्क जो बचा है वह इस कैडमन्स हाइम, द 9-line alliterative poem written in Old English, फर्स्ट राइटर यूज्ड ओल्ड इंग्लिश। ये ऐसा राइटर है जिसने कि फर्स्ट टाइम ओल्ड इंग्लिश को यूज़ किया है अपने वर्क्स में। पोएम्स वर रिटन इन द ऑनर ऑफ गॉड। कैडमन ने जो पोएम्स लिखी हैं वो उसने ऑनर ऑफ गॉड पे लिखी हैं। ये फर्स्ट राइटर है जिसने कि ओल्ड इंग्लिश को यूज़ किया है। उसके बाद इसकी जो लाइन है वो 9-line जो पोइम है वो 9-line अलिटरेटिव पोइम है कैडमन हाइम, जो कि एक इसका सर्वाइविंग वर्क बचा है। देख लेते हैं कि ये भी एंग्लो सैक्सन एज का ही राइटर है। इसके थीम्स जो होते हैं वो रिलीजियस थीम्स हैं इसकी पोइट्री के। ऑथर ऑफ द रीडर्स ऑफ द एक्सिटर बुक, हिज नेम केम टू बी अपीयर्ड इन 1840। और इसकी जो वर्क की लाइंस होती हैं वो वास्ट होती हैं। वर्क्स इसके देख लेते हैं
द फेट ऑफ द अपोस्टल्स, जूलियाना, उसके बाद है इसका वर्क एलिन और क्राइस्ट टू। ये 4 वर्क हैं इसके साइन वर्क के। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अल्फ्रेड द ग्रेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोज राइटर है ये 8th सेंचुरी का, रूलर ऑफ द एंग्लो सैक्सन किंगडम ऑफ एसेक्स, ये किंगडम ऑफ एसेक्स का रूलर है। बुक्स ट्रांसलेटर भी है, उसने बुक्स को ट्रांसलेट किया फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश। ओनली इंग्लिश मोनार्क नोन एज द ग्रेट, ये ऐसा इंग्लिश मोनार्क है जिसको कि एज द ग्रेट माना जाता है। फेमस फॉर द विक्ट्रीज अगेंस्ट द वाइकिंग्स, बिफोर नॉर्मन्स अराइवल इन ब्रिटेन वाइकिंग्स अटैक ऑन ब्रिटेन। अब तो यहाँ पर बताया गया है कि जब नॉर्मन्स ने आना था ब्रिटेन में, तो उनसे पहले जो लोग थे अटैक कर रहे थे ब्रिटेन पर, उनको वाइकिंग्स कहा जाता था। और ये जो अल्फ्रेड द ग्रेट है वो फेमस इसीलिए है क्योंकि उसने विक्ट्री हासिल की थी अगेंस्ट द वाइकिंग्स। वाइकिंग जो है वो क्रूअल पीपल थे। नेक्स्ट आ जाता है ही ऑल्सो टोल्ड monks to write the Anglo-Saxon chronicles, maker of good laws, believed in education as important। ये ऐसा प्रोज राइटर है जो कि एजुकेशन का बिलीफ रखता था कि एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने जो इसके इम्पॉर्टेंट राइटर्स थे एंग्लो सैक्सन एज के उसको डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि जब अब एंग्लो सैक्सन के राइटर लिटरेचर भी हम लोगों ने पढ़ लिया किस तरह से यहाँ पर एंगल्स आए थे। अब ये देख लेते हैं कि ये एज ख़त्म कैसे हुई, एज अपने इख्तिताम पर कैसे पहुँची। सेक्सन्स की एज जो है वो इख्तिताम पर इस तरह पहुँचती है क्योंकि यहाँ पर आ जाते हैं नॉर्मन्स। अब ब्रिटेन में जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ब्रिटेन में नॉर्मन्स के आने से पहले वाइकिंग्स अटैक करते हैं। तो जो नॉर्मन्स हैं जब वो आते हैं ब्रिटेन पर तो वहाँ पर होती है अब बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। ये बैटल होती है 1066 में बैटल होती है। अब यहाँ पर एंग्लो सैक्सन्स का जो है हेरोल्ड गुडविन्स इनका कह लें कि बादशाह है, किंग है। इसकी फ़ाइट होती है विलियम द कंकर जो कि एंग्लो नॉर्मन्स का ड्यूक है, ठीक है, ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी, ये फ्रांस से आया है। इसके साथ होती है हेरोल्ड गुडविन की फ़ाइट। दोनों फाइट में अब जो विलियम है वो जीत जाता है और हेरोल्ड हार जाता है, लास्ट किंग ऑफ सेक्शंस, इसीलिए हेरोल्ड को लास्ट किंग ऑफ सेक्शंस भी कहा जाता है। और विलियम द कंक्वर इसीलिए बना क्योंकि इसने हेरोल्ड को शिकस्त दी थी। 7,000 सोल्जर्स थे इसके पास, 700 शिप्स, और इनकी जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच प्लस इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इस तरह से सेक्शंस का खात्मा होता है और जो नॉर्मन्स हैं वो इंग्लैंड पर काबिज़ हो जाते हैं। अब यहाँ से जो 1066 से नेक्स्ट हमारी एज शुरू होती है और वो है एंग्लो सैक्सन्स ख़त्म हो जाती है और एंग्लो नॉर्मन का आगाज़ हो जाता है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह ज़रूर इस एज पर वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।